हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी जो है 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग आपका देख रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। और ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग बच्चों इसमें एक एक करके सारी चीज़ों पर हम लोग आपका बात करेंगे। और जैसा कि हम लोग इसमें देख चुके थे, आइए हम लोग आपका देखते हैं इसको एक एक करके। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए। सबसे पहले चैप्टर नंबर 5 आपका प्रारंभ हो रखा था, इसको हम लोग आपका देख रहे थे। इसी के साथ हमने आपके प्राथमिक क्रियाओं के विषय में पढ़ा कि आपकी प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं। इनको हमने एक एक करके गौर करके देखा, आपको याद होगा। क्लियर है बच्चों? तो हमने सारे प्राथमिक क्रियाओं को बहुत अच्छे से आपका जान लिया था और बहुत अच्छे से इनको हमने आपका पढ़ भी लिया था। और इसी के साथ हमने क्या देखा बच्चों, इसमें हमने ये भी देखा कि आर्किड एवं आपके जो भोजन संग्राहक थे वो कौन थे, उनके विषय में पढ़ा। क्लियर है? और साथ ही में हमने कहाँ कहाँ पर विश्व में ये चीजें होती हैं, कहाँ कहाँ पर है, इसको भी हम लोग आपका देख चुके। फिर उसके बाद हम लोग जो आपका पशु चारण है इसको भी हमने देख लिया था बहुत अच्छे से। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हमने आपका चलवासी पशु चारण व्यवस्था को भी हम लोगों ने आपका बहुत अच्छे से पढ़ा। इसके बाद हमने जो था इसी में आपका देखा कि इसके कौन कौन से दो कारण हैं, उन दोनों कारणों को भी हम लोगों ने आपका देख लिया। इसके साथ ही बच्चों हमने देखा कि वाणिज्यिक पशुपालन कौन कौन से हैं, इसको भी हमने देख लिया। और साथ ही में बच्चों हमने इसके कि आपका किस प्रकार से ये होती है, इसको भी हमने देखा। और जो आपके चलवासी जो आपका पशुचारण है उसका पूरा एक विश्व आपके परिप्रेक्ष्य का जो मैप है वो हम लोग आपका देख चुके थे इसी में अंतर्गत बच्चों। और कौन कौन से ऐसे देश हैं जहां पर ये क्रिया हो रही है, इसको भी हम लोग आपका देख चुके हैं। क्लियर है? इससे आगे हम लोगों को आपका बात करना था कि आपका निर्वाह कृषि क्या होती है। हम बात करेंगे आपका निर्वाह कृषि की। मैं आपसे पूछूं क्या होती है निर्वाह कृषि, बताइए मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार की कृषि में कृषि क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय उत्पादकों का संपूर्ण अथवा लगभग उपयोग करते हैं। यानी कि जितने भी उत्पाद उनके पास होते हैं वो उनका सभी का आपका प्रयोग करते हैं और प्रयोग करने के बाद ही उनको आपका देखते हैं। और इसको भी हम आपका दो भागों में आपका वर्गीकृत करते हैं। जो हम लोग आपका वर्गीकृत कर रहे हैं निर्वाह कृषि को, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। इसके हमने क्या किया है, दो भाग बनाए हैं। पहला है आदिम निर्वाह कृषि, एक है स्थानांतरित कृषि। इसको भी मैं आपका वैसे बता चुका हूं बच्चों कैसी होती है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। आदि निर्वाह कृषि कहाँ है और विश्व में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, कौन कौन से ऐसे भाग हैं जहां पर आदिम निर्वाह कृषि हो रही है, ये आपको विशेष रूप से आपको देखना है और विशेष रूप से आपको जानना था बच्चों। क्लियर है? आज जो हम बात करने वाले हैं वो इसमें करने वाले हैं जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपका गहन निर्वाह कृषि के विषय में हम लोग आपका विस्तृत से आपकी चर्चा करेंगे और जो बिंदु हैं सारे महत्वपूर्ण उन पर हम लोग अपनी बात भी करेंगे। क्लियर है? यह आपको ध्यान रखना है। देखिए, इस प्रकार की कृषि मानसून एशिया के घने देशों में की जाती है। अब देखिए कहां पर होगी, ध्यान देना है, जहां पर आपका मानसून होगा यानी कि जहां बारिश की कंडीशन बहुत अच्छी होगी, ऐसी जगह ही हो सकती है बच्चों। क्लियर है? और सबसे ज्यादा ध्यान रखिए, जो हमारा महाद्वीप है एशिया, उसमें जो आपके घने बसे देश हैं, उन घने बसे आपका देशों के अंदर ही क्या होती है, इसकी जो आपका खेती है वो आपका की जाती है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? अब इसके भी गहन निर्वाह कृषि के दो प्रकार हम लोगों को आपका देखने के लिए मिल जाएंगे। कौन कौन से दो प्रकार हैं, आप इसको ध्यान दीजिए। सबसे पहला है आपका एक नंबर में चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। क्लियर है? यानी कि जहां पर चावल की उत्पादन की आपका परसेंटेज आपका ज्यादा है, उस निर्वाह कृषि की हम लोग इसके अंतर्गत आपका बात करेंगे। इसमें चावल प्रमुख फसल होती है। यानी कि अगर हम लोग बात करें इसकी प्रमुख फसल की, तो कौन सी इसकी प्रमुख फसल है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो आपका प्रमुख फसल है वो क्या है, चावल है। अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण खेतों का आकार छोटा होता है एवं
कृषि कार्य में कृषक का संपूर्ण परिवार लगा रहता है। अब देखिए, हम बात कर रहे थे आपका चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि की। अब इसमें कैसा होता है कि मेन जो आपकी फसल है वो क्या है, आपकी चावल है। और देखिए, खेत का जो आकार है, जोत का जो आकार है वो क्या है, जोत का आकार आपका कम है। और जोत का आकार कम होने के साथ साथ आपके परिवार का संपूर्ण जो है आपका पालन पोषण क्या होता है, आपका उसी जमीन में से होता है। और क्या होता है, संपूर्ण परिवार क्या होता है, उसी खेती में आपका लगा रहता है। ये आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है, ध्यान रहेंगे। आगे देखिए, इसी के बाप के पॉइंट है, भूमि का गहन उपयोग होता है। क्या करते हैं हम लोग कि डीपली उसका हम लोग आपका प्रयोग कर लेते हैं, एवं यंत्रों की अपेक्षा मानव श्रम पर अधिक महत्व देते हैं। यानी कि जितनी भी हमारी खेती होगी वो आपका यंत्रों के माध्यम से नहीं होगी, यानी कि आपकी मशीनरी उसको नहीं करेगा, बल्कि मैन लेबर जो है, मानव श्रम ही क्या करता है, उसमें काम करता है। चाहे उसका निराई का काम हो, चाहे उसका आपका गुड़ाई का काम हो मेरे प्यारे बच्चों। और साथ ही में जिस प्रकार के उसको काटने के लिए कोई मशीनरी का प्रयोग नहीं है, क्योंकि उसमें सब लोग क्या है, मानव आपका श्रम लग रहा है। इसी प्रकार से उसमें सब आपके मानव द्वारा ही आपके कार्य जो हैं वो आपके किए जाते हैं। अगला देखिए, उर्वरकता बनाए रखने के लिए पशुओं के गोबर को खाद एवं हरी खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। मिट्टी की उर्वरक क्षमता बनी रहे, जिससे फसल अधिक आपके पैदा हो, इसलिए क्या किया जाता है बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि जो गोबर होती है ना पशु की, हम लोग उसको आपके इकट्ठा करते हैं और अपने खेतों में आपका डालते हैं। और जो हमारा कूड़ा करकट होता है हरा, इन सब से हम लोग क्या करते हैं, हरी खाद, ध्यान दीजिए, क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग इसे हरी खाद बनाते हैं। और हरी खाद आपका बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका अपने खेतों में प्रयोग करते हैं, ताकि उर्वरक जो आपकी क्षमता है वो आपकी बढ़ सके और हम लोग उर्वरक क्षमता को आपका अच्छे से बढ़ा सके। ये आपको ध्यान देना है। इस कृषि में प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है। और इसमें क्या होता है कि जो आपका कृषि इकाई प्रति उत्पादन है वो क्या होता है, आपका अधिक होता है। यह आपको ध्यान रखना है, परंतु प्रति कृषि उत्पादन कम है। अब देखिए, दो शब्द हैं, ध्यान दीजिए, वहां कृषि में प्रति इकाई उत्पादन अधिक है, यानी कि पर यूनिट की अगर बात करें तो अधिक है। लेकिन अगर हम बात करें कि कृषक उत्पादक कैसा है, कम है, कि जितनी ऊपर होना चाहिए कृषक के अनुसार उतना कम है। मान लीजिए किसी परिवार के 10 बच्चे लगे हैं तो उनके बराबर उतनी तो आपका प्रोडक्शन होना ही चाहिए। ये इसमें हम लोग आज के अंतर्गत आपका बात कर रहे थे और उसको हम लोग ये देख भी रहे थे। अब देखिए, दूसरी थी इसमें चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। एक भाग तो वो है जो आपका चावल के ऊपर फसल आपका मेनली डिपेंडेंट है, दूसरी वो है जो चावल के ऊपर नहीं है। इसको हम लोग थोड़ा सा आपका देख लेते हैं। मानसून एशिया के अनेक भागों में उच्चावत जलवायु, मृदा तथा अन्य भौगोलिक कारकों की विभिन्नता के कारण क्या होता है, धान की फसल उगाना प्राय संभव नहीं है। अब देखिए, भारत में अगर आप देखोगे तो हर जगह एक सी क्लाइमेट नहीं है, एक सी मिट्टी नहीं है, एक सी जलवायु नहीं है, और सबसे बड़ी बात, सारे भौगोलिक कारक नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप कहने लगे कि मेरे को लेह लद्दाख में आपका चावल लगाना है तो वो आपका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां की क्लाइमेट, वहां की मिट्टी, वहां की जलवायु नहीं है अनुकूल। आप जानते हैं कि अगर आपको चावल की खेती करना है तो चावल की खेती करने के लिए आपको प्रॉपर कम से कम 32 डिग्री टेम्परेचर होना ही चाहिए। लेकिन वहां क्या है, वहां टेम्परेचर आपका सर्दियों में भी तो माइनस होता है, साथ में गर्मियों में भी आपका माइनस में रहता है। तो बताइए, ऐसी जगह क्या चावल की खेती करना आपका संभव है? तो मैं नहीं मानता कि ऐसी जगह चावल की खेती करना क्या है, आपका संभव है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? और इन्हीं पर आप लोगों को क्या करना है, एक एक करके आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। अब देखिए, क्या नहीं है, भौगोलिक जो कारक हैं, जो आपका फिजिकल जो आपके फैक्टर हैं, वो चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, वो इसको वेरी नहीं करते कि ये चीजें किस प्रकार होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। क्लियर है? तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, उत्तरी चीन। उत्तरी चीन का खास करके जो आपका मंचूरियन रीजन है, क्लियर है, जो आपके मंचूरिया का जो आपका रीजन है, अब उसे खाने वाली डिश मत मान लेना बच्चों,
ये एक वहां का क्षेत्र है, मंचूरियन क्षेत्र वहां का बोलते हैं। क्लियर है? उत्तरी कोरिया, उत्तरी जापान में गेहूं, सोयाबीन, जौ एवं सरसों जैसे आप चीजें आपका बोई जाती हैं। अब देखिए, अगर चावल नहीं हो रहा है तो उसकी जगह, इसका मतलब ये नहीं कि कोई और फसल नहीं होगी, हम उसकी जगह क्या करते हैं, गेहूं की पैदावार करते हैं, सोयाबीन की करते हैं, जौ बोते हैं, या कुछ और फसल जो है हम लोग उगाते हैं। तो इस तरह से आपका डिपेंडेबल है आपका गहन निर्वाह कृषि, एक चावल रहित और एक चावल के अधिक उत्पादन के लिए। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस प्रकार के दोनों चीजें हैं और कैसे इनका प्रोडक्शन है, और क्या आपका डिपेंड है कि कैसे जलवायु और आपका भूगोलिक कारक इसके अंतर्गत आपका ज्यादा इन्वॉल्वेशन है। इनको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगर हम यही बात करें आपके गंगा वाले क्षेत्र के अंतर्गत, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। भारत में जो आपका सिंधु गंगा के जो मैदान है, ध्यान दीजिए, जो आपकी सिंध वाला क्षेत्र है ऊपर का, और गंगा का जो आपका मैदान है पश्चिमी भागों में, किस भाग में बच्चों, क्षेत्र दिखा रहा प्रॉपर पश्चिमी भाग में, गेहूं एवं दक्षिणी पश्चिमी भाग के शुष्क प्रदेश में ज्वार बाजरा मुख्य रूप से उगाया जाता है। अब देखिए, जो आपके पश्चिमी क्षेत्र हैं, गंगा और सिंधु का जो आपका मैदान है जहाँ फैला हुआ है, अगर हम लोग उसके बात करें, कौन सा भाग बच्चों, आपका पश्चिमी भाग, तो पश्चिमी भाग में गेहूं को अधिक महत्व दिया जाता है। क्लियर है? और दक्षिण पश्चिम भाग में भी हम लोग, अगर आप लोग देखोगे तो वहां पर क्योंकि थोड़ा शुष्क है, क्योंकि वहां मिट्टी इतनी अच्छी नहीं है, आपका रेतीली जैसी मिट्टी है, जलवायु भी आपका गर्म है, तो ऐसी स्थिति में अगर आप देखो तो गेहूं तो इतना अनुकूल नहीं है, लेकिन क्या है, बाजरा जो है आपका, बाजरा बोया जाता है। ठीक है? क्या बोया जाता है वहां आपका, बाजरा बोया जाता है। आप इसको देख सकते हैं, और बाजरा क्या है, इसकी प्रमुख फसल के रूप में हम लोगों को आपका देखने के लिए मिलेगा, मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है? ये आपको ध्यान रखना। चलिए, ठीक है, तो आप इसको एक बार आपका देख सकते हैं। कोई भी आपका डाउट बनता है, कोई भी आपका कमेंट है, आप मुझसे पूछिए, कोई डाउट आपका है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप इस पे एक बार नजर लगाइए, आप लोग इसको पढ़िए, कोई डाउट बनता है मुझसे पूछिए प्लीज। देख रहे हैं ना बच्चों आप इसको प्रॉपर तरीके से, अच्छे से देखते चलिए आप इसको। ठीक है? इस कृषि की अधिकतर विशेषता वही है जो चावल प्रधान कृषि की है। अगर हम इसकी बात करें कि क्या विशेषता है, तो विशेषता क्या मिलेगी हमको वही विशेषता मिलेगी जो आपका चावल प्रधान कृषि की है। यानी कि ऐसा है नहीं है कि इनका महत्व ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा या कुछ है। अब देखना, बस इसमें थोड़ा सा वेरिएशन आपको मिल जाएगा, क्योंकि चावल की अगर आप लोग आपका खेती करोगे तो उसके लिए सिंचाई की सुविधा बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी कि पर्याप्त मात्रा में सिंचाई की आपका सुविधा हो। जबकि गेहूं बो रहे हैं आप, बाजरा बो रहे हैं, ज्वार बो रहे हैं, सोयाबीन बो रहे हैं, आप मान लीजिए कि अगर 3-4 बार मुश्किल से गेहूं को आपको पानी देना होता है, आपका सिंचाई करना पड़ता है, और बाजरे वगैरह को तो 1-2 पानी में ही काम चल जाता है आपकी सिंचाई के लिए। जबकि अगर आप धान का अच्छे से कल्टीवेशन कर रहे हैं तो धान के लिए सिंचाई की उपयोगिता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्या होती है कि जो आपका सिंचाई की उपयोगिता है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और उसके लिए सिंचाई कैसी हो जाती है, बहुत ज्यादा आपका जरूरी हो जाती है। और आपको ध्यान देना है कि सिंचाई जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, किसके लिए, चावल की आपका फसल के लिए। देखिए, गेहूं की फसल के लिए तो चावल इतना महत्वपूर्ण नहीं भी है, लेकिन बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जो चावल की फसल है वो आपका जलप्रिय पौधा है। ठीक? उसमें क्या है, आपका चावल में आपका कृषि मुख्य आपका प्रधान रूप में हमको दिखाई देती है। तो हमने आपका गहन कृषि में आपका पार्ट को देख लिया, और हमने इसमें जो था बच्चों, इसके जो पार्ट था पूरा की जो आपका है गहन निर्वाह कृषि में जो चावल रहित चीजें हैं उसको भी हमने इसमें देखा। ठीक? अब देखिए, अब हमको मैप दिया गया है, इस मैप को आप लोग अच्छे से देखिएगा, और देखकर आप लोग इसमें अंदाजा लगाइए और इसको पढ़िए कि कौन कौन सा ऐसा क्षेत्र है विश्व का जहां पर ये खेती आपकी बच्चों की जाती है और आपकी खेती होती है। आप इसको देखिए एक बार, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देख लिया आप लोगों ने, इस पूरे मैप को अच्छे से देखिएगा, और
आप लोग कोशिश करिएगा कि आप इसको अपनी बुक में हाईलाइट कर लें, क्योंकि ये ऐसे क्षेत्र हैं जो आपको दिखाई देंगे। देखिए, ये इसको पॉइंट बनाया गया है, आप नीचे देख सकते हैं इसमें। क्लियर है? ध्यान दीजिए आप सभी। देख रहे हैं बच्चों? देख लिया? चलिए, तो आपको ध्यान देना है इसमें पूरा अच्छी तरह से। तो जो आपको रीजन जो आपको मिलेंगे एशिया वाले क्षेत्र के, वो थोड़ा सा आप इसमें देख सकते हैं। क्लियर है? आगे देखिए। ठीक, चलिए, यहां से आएगा किसी को डाउट? क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछ लूं सभी बच्चों से कि विश्व का और कौन कौन सा ऐसा भाग है जहां पर गेहूं की खेती बहुत अच्छी की जाती है? अगर मैं भारत को छोड़ दूं, आपके एशिया को छोड़वा के बात कर दूं कि आप एशिया महाद्वीप को छोड़ दीजिए, और कौन कौन से ऐसे महाद्वीप है जहां पर गेहूं की खेती बहुत अच्छे लेवल में की जाती है? अब मुझे बताइए, ऐसे कौन कौन से आपके महाद्वीप हैं? अच्छा, अफ्रीका महाद्वीप में बताइए गेहूं का क्या हिसाब किताब है? क्या वहाँ गेहूं की जो आपका कल्टीवेशन है वो किस प्रकार हो रहा है? थोड़ा देखिए और आप मुझे बताइए कि गेहूं का कल्टीवेशन आपका किस प्रकार का है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है और ये आपको बताना है। ठीक, चलिए आगे देख रहे हैं इसमें सब चीजों को बहुत अच्छे से। तो देखिए, जो पार्ट है यूएस वाला, ये रीजन यहां पर बहुत अच्छे से होती है। क्लियर है? ऑस्ट्रेलिया का ये वाला जो आपका न्यूजीलैंड महाद्वीप में जो आप न्यूजीलैंड वगैरह देखेंगे, और इस वाले रीजन में यहाँ आपको खेती करने के लिए मौका मिलेगा, और थोड़ा सा आपको इस वाले रीजन में भी मिल सकते हैं क्योंकि यहाँ घास के मैदान वगैरह है। ठीक है, चलिए, तो आगे जो है हम लोग और इसको हम लोग आपका देखेंगे और अपनी चर्चा करेंगे। अब ये मैप आपने देख लिया पूरा। अब थोड़ा सा हम लोग ये एक बार इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि जो धान की आपका रोपण कृषि हो रही है, इसको देखिए और मुझे बताइए कौन कौन सी ऐसी फसल हैं जिनकी हम लोग आपका रोपण कृषि कर सकते हैं। क्लियर है? बहुत सारी ऐसी कमर्शियल एग्रीकल्चर के अंतर्गत ऐसी फसल आती हैं जिनको हम लोग आपका रोपण करते हैं, और रोपण कृषि के अंतर्गत हम लोग उनको आपका रखते हैं और उनको आपका देखते भी हैं। क्लियर है? अब देखिए, कुछ महिलाएं आपका धान लगा रही हैं, उसको आप थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। क्या हो रहा है? धान का रोपण हो रहा है। प्रदेश में ज्वार बाजरा मुख्य रूप से उगाया जाता है और इसमें अधिकतर विशेषताएं हैं। चावल क्या है आपका कि सिंचाई के लिए उपयोग की जाती है, यानी कि चावल के लिए जो आपकी सिंचाई है वो बहुत ज्यादा है। ठीक, ये थोड़ा सा ध्यान रखना था आपको। अब देखिए, अब बात करेंगे हम लोग इसी में आपका रोपण कृषि की। यूरोपीय लोगों ने, ध्यान दीजिए कहां के लोगों ने, जो आपके यूरोप के लोग थे, उन्होंने क्या काम किया? यूरोप के लोगों ने विश्व के अनेक भागों का औपनिवेशीकरण किया, यानी कि जहां जहां वो गए वहां के क्षेत्र को अपने अंडर लिया और क्या किया, वहां उन्होंने अपने अनुसार आपका कृषि को आपका करना आपका प्रारंभ करा है। क्लियर है? आप देखेंगे कर्नाटक और केरल में उन्होंने क्या करा, आपके कॉफी की आपका प्लांटेशन किया, रबड़ का प्लांटेशन किया। मलेशिया गए, उन्होंने आपका रबड़ लगाई और बहुत सारे वहां मसालों के बाग भी लगाए, यानी कि जैसी जो आपका क्लाइमेट थी उसके अनुसार उन्होंने वहां आपका फसल को प्रारंभ किया। अब देखिए, कृषि के कुछ अन्य रूपों की शुरुआत, जैसे कि रोपण कृषि, इसकी बात हो रही है, आपका रोपण कृषि की बात हो रही है, जो बृहद स्तरीय लाभ मुखो उत्पन्नाली थी, यानी कि मेनली अगर आप देखें ये प्रॉफिट का ही एग्रीकल्चर है, यानी कि यहाँ लाभ क्या होता है? अधिक होता है। तो यूरोपीय उपनिवेश ने अपने अधीन उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो आपके गर्म टेम्परेट वाले जो आपके जोन थे, उनमें क्या करा? देखिए, चाय, कॉफी, कोकोआ, रबड़, गन्ना, केला, अनानास, इन सब की क्या लगाई बच्चों? आपका बच्चों क्या लगाई? इनकी पौध लगवाई।
क्योंकि आप देखिए इन सब का क्या होता है, आपका प्लांटेशन होता है, रोपण होता है। आप चाय को कैसे करेंगे, आप चाय का पौधा लगाते हैं, आप कॉफी का पौधा लगाते हैं, रबड़ का पौधा लगाते हैं, आप कपास का आप पौधा भी लगाते हैं। गन्ने का देखिए, आपको क्या लगता है, गन्ने को काट कर लगाया जाता है। ठीक इसी प्रकार क्या हुआ, इनकी पौध लगाएं, क्योंकि ये आपका कमर्शियल एग्रीकल्चर का भाग है। ठीक, और रोपण कृषि है वैसे ही। अब देखिए इस कृषि की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें कृषि का क्षेत्र आकार बहुत विस्तृत होता है। यानी कि अगर हम इस क्षेत्र में बात करें कृषि का आकार कितना बड़ा होगा, तो आपको पता होना चाहिए कृषि का आकार कैसा होगा, बहुत बड़ा होता है। ठीक, इसमें अधिक पूंजी निवेश, उच्च प्रबंधन एवं तकनीकी आधार एवं वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। क्या होता है कि जो वैज्ञानिक विधि है हम उनका प्रयोग करते हैं। यह एक फसली कृषि है। कैसी है, एक आपका फसली कृषि है, जिसमें कृषि का एक फसल के उत्पादन पर ही संकेंद्रण किया जाता है। यानी कि मेनली हम क्या करते हैं, किसी एक फसल की कृषि पर ही हम लोग अपना मेनला फोकस करते हैं और उसी का हम लोग अपना प्रोडक्शन पर ध्यान देते हैं। देखिए श्रम सस्ते मिल जाते हैं। अब देखिए इनमें काम करने वाला जो आपके श्रमिक है वो कैसे होने चाहिए बच्चों, वो आपके सस्ते होने चाहिए। देखिए इनमें आपका श्रमिकों की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है, चाहे लगाने से लेकर आपको फसल को तैयार करने तक, फसल को काट कर मंडियों तक आपका भेजने के लिए श्रम की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में जो आपकी लेबर है वो लेबर हमको सस्ती मिलनी चाहिए। अगर हमको लेबर सस्ती मिलेगी तो मेरे प्यारे बच्चों जो आपका हमारी सेविंग है वो सेविंग हमारी आपका बढ़ जाएगी। नहीं तो फिर क्या होगा, सेविंग कम हो जाएगी, क्योंकि अगर लेबर आपकी महंगी होगी तो। ठीक है, कैसे होते हैं श्रमिक आपके सस्ते मिल जाते हैं, एवं यातायात विकसित होता है। यानी कि जो आपका ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो भी क्या हो जाता है, आपका डेवलप हो जाता है। ठीक, जिसके द्वारा बागान एवं बाजार सुचारू रूप से जुड़ जाते हैं। यानी कि जो आपके बाग हैं और मार्केट के बीच का जो आपका ट्रांसपोर्ट के माध्यम से उनका जुड़ाव हो जाता है। यानी कि आसानी से जो चीज हम लोग उगा रहे हैं वो आपका किसानों तक या लोगों तक बहुत आसानी से आराम से पहुंच जाती है। क्लियर है। फ्रांस वासियों ने पश्चिमी अफ्रीका में कॉफी एवं कोकोआ की पौध लगाई थी। क्या करा था, कॉफी की और जो कोकोआ है उसकी आपका पौध लगाई थी। ये आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ब्रिटेन वासियों ने भारत एवं श्रीलंका में चाय के बागान, देखिए भारत में क्या लगा है, भारत और श्रीलंका में ध्यान देना है आपको। तो भारत और श्रीलंका में लगे हैं आपके चाय के बागान। अब देखिए मलेशिया में क्या लगाया है, रबड़। ठीक, और पश्चिमी द्वीप समूह में क्या लगाया गया था, आपका गन्ना लगाया गया था। और आपके केले के बाग भी आपका विकसित किए गए थे। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। स्पेन एवं अमेरिका वासी ने फिलीपींस में नारियल व गन्ने के बाग लगाए। इंडोनेशिया में एक समय गन्ने की कृषि में हॉलैंड वासियों, यानी कि जो हॉलैंड के लोग थे उनका, डचों का यानी कि क्या था, एकाधिकार था। कैसा था, एकाधिकार, यानी कि बहुत बड़े मात्रा लेवल पर इसकी आपका खेती कर रहे थे और उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत थी मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है। कॉफी के बागान जिन्हें आपका फजिंडा कहा जाता है, ध्यान रखना, कॉफी के बागानों को हम लोग आपका फजिंडा कहते हैं। ठीक है, यूरोप वासी के नियंत्रण में है। और कैसा है कि जो यूरोप के लोग थे उनके नियंत्रण में ही आपके जो बागान थे कॉफी के वो आपका रहा करते थे। ठीक, वर्तमान में अधिकतर बागानों का स्वामित्व देश के सरकार और नागरिकों के नियंत्रण में है। अगर आप इस समय की बात करोगे कि इस समय में जो आपके बागान लगाए गए थे वो कहाँ हैं, कौन उसका स्वामित्व है, किस पर है वो बाग,
आप लोग इसमें देखोगे बच्चों कि उनका स्वामित्व या तो आपका गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में है या फिर लोग उनका स्वामित्व कर रहे हैं। क्लियर है? वर्तमान में अधिकतर बागानों का स्वामित्व देश की सरकार अथवा नागरिक के नियंत्रण में है, कि दोनों ही लोग क्या कर रहे हैं, उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसका नियंत्रण कर रहे हैं। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। तो एक बार आप इसको देख लीजिए अच्छे से, और कोई भी डाउट हो आप मुझसे प्लीज जरूर पूछिएगा। कर लिया बच्चों? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब देखिए ये इमेज आपको दिखाई दे रही है, कैसे प्लांटेशन हुआ है। ये चाय का प्लांटेशन हुआ था, ठीक, और ये आपको इसमें थोड़ा सा देखना भी चाहिए। देखिए अब हम बात करेंगे इससे आगे, और इससे आगे हम एक एक चीजों को बहुत अच्छे से देखेंगे और इस पे हम लोग इनकी आपका बात भी करेंगे। देखिए विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि को हम लोग देखेंगे। मध्य अक्षांशों में आंतरिक अर्ध सूक्ष्म प्रदेश में इस प्रकार की कृषि की जाती है कि जहां पर कैसा हो, अर्ध सूक्ष्म हो। क्लियर है? वहां क्या होती है, इस प्रकार की जो आपका कृषि है वो आपका की जाती है। इसकी मुख्य फसल गेहूं है। अगर हम लोग बात करें कि मेनली जो इसकी फसल है वो कौन है, आपको समझ आएगा कि जो उसकी मेनली जो फसल है वो आपको गेहूं दिखाई देगी। ठीक, यद्यपि अन्य फसल जैसे मक्का, जौ, राई एवं जई भी बोई जाती है। ऐसा नहीं है केवल यही फसल है, मक्का भी बोते हैं, जौ, राई, जई, ये सारे जो फसल हैं ये भी आपका इस क्षेत्र में बोई जाती है। ठीक, यद्यपि अन्य फसल जैसे मक्का, जौ आदि बोई जाती हैं, इस कृषि में खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है। देखिए आकार क्या है आपका, छोटा है। और निर्वाह कृषि में आकार कैसा था, जब हम लोग चावल की खेती कर रहे थे तब छोटा आकार था, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। एवं खेत जोतने के लिए से फसल काटने तक सभी यंत्रों का जो है उनसे खेती की जाती है, आपकी मशीनरी से, यंत्र द्वारा ही जो आपके सारे कार्य हैं वो आपका संपन्न होते हैं। जबकि आपका जीवन निर्वाह कृषि में जो आपका चावल प्रमुखता फसल थी, उसके अंदर सारे कार्य मानव श्रम के माध्यम से हो रहे थे, ना कि आपकी मशीन से। अब देखिए खेत छोटा है, आपका परिवार में काम करने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, तो आपके मशीनरी की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर कृषि कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा है तो ऐसे में मशीनरी की आवश्यकता है आपका क्या है, बहुत जरूरी है, जिसके आधार पर आपका कृषि की जा सके, आपका खेती की जा सके। ठीक है, चित्र 5.11 में प्रति एकड़ उत्पादन आपका कम होता है परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक है। अगर हम लोग बात करें प्रति व्यक्ति की बात, तो प्रति व्यक्ति उत्पादन कैसा है, अधिक है, लेकिन प्रति एकड़ क्या है, कम है। वहां क्या था कि वहां प्रति व्यक्ति उत्पादन आपका बच्चों कम था, जबकि प्रति एकड़ में अगर हम बात करें तो वहां उत्पादन ज्यादा था। यहाँ इसका जस्ट रिवर्स है, ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए किस तरह से चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कैसे मशीन से आपका ये खेती हो रही है। आप इसको ध्यान रखिए, आप इसको देखिएगा एक बार अच्छे से। ठीक, देख लिया आप लोगों ने, इतना पूरा अच्छे से बात कर लिया आप लोगों ने। तो आपको इसमें कोई भी अगर डाउट बनता है, कोई चीज आपको समझ नहीं आई है आपका रोपण कृषि के अंतर्गत, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए ये मैप है हमारे सामने, और मैप हमको दिखाई देगा, आप देख सकते हैं ये विश्व के ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि जहां पर ये आपका वाणिज्यिक जो आपका कृषि है ये आपकी की जाती है। क्या की जाती है, जो वाणिज्यिक आपका कृषि है वो आपका की जा रही है। देख रहे हैं आप सभी बच्चे, आप हर महाद्वीप के हिस्से को नजर लगाकर देख सकते हैं। देखिए अफ्रीका महाद्वीप में भी दिखाई देगा, दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है उसमें भी, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के हिस्सों में भी, यूरोप में भी दिखाई देगा। ठीक है, एशिया के भाग में भी दिखाई देगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जो हिस्से हैं उनमें भी आपको इस प्रकार की कृषि आपको दिखाई देगी। अब भारत का ये वाला जो कुछ तो आपका रीजन है, कर्नाटक केरल वाला रीजन यहाँ आपको दिखाई देगा,
और थोड़ा सा ये मलेशिया वाला जो रीजन है, ठीक, ये आपको थोड़ा सा इसके अंतर्गत ध्यान रखना है। चलिए इसको देखिए और बताइए। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो देख रहे हैं आप इस मानचित्र को, ठीक है? गौर कर रहे हैं आप सभी अच्छे से? तो आपको ध्यान देना है और आपको देखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से रिवीजन करिए। कोई भी डाउट बनता है, कोई चीज आपको समझ नहीं आती है, तो आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को, डाउट को मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।